नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम हर एक प्रश्न को याद रखने का एक अनोखा तरीका लेकर आए हैं, जिससे आपको प्रश्न लंबे समय तक याद रहेंगे। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का। जब भी कोई बच्चा किसी वस्तु से डरता है, वहाँ शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होता है, और ये दिया था पावलाव ने। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? पहले शास्त्री जी जब भी आते थे, सब लोग बोलते थे शास्त्री जी पाँव लागू। पाँव से पावलाव याद रख लीजिए, और शास्त्री जी से शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत एक बार फिर से सुन लीजिए। शास्त्री जी पाँव लागू यानी पावलाव शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, उसका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? पहला है इदम, यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। दूसरा है अहम, तीसरा परम अहम, चौथा इदम एवं अहम दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इदम। इसको कैसे याद रख सकते हैं? अगर इंसान की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर अहम आ जाता है, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो अहम नहीं आता है। यानी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो इदम, और इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो अहम। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है प्रयत्न एवं त्रुटि का अधिगम, दूसरा अनुकरण अधिगम, तीसरा अंतःदृष्टि अधिगम, चौथा अनुदेशनात्मक अधिगम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुकरण अधिगम। आप सभी लोगों ने देखा होगा, बालक हमेशा अनुकरण से अच्छा सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है? पहला खेल तकनीकी, शब्द सहचर्य परीक्षण, चित्र सहचर्य परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अध्ययन। प्रक्षेपण तकनीकी होती है जब एक से अधिक बच्चे हों। खेल तकनीकी में एक से अधिक बच्चे होते हैं, शब्द सहचर्य में भी और चित्र सहचर्य में भी, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन में केवल एक ही व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी? पहला है मुरे ने, दूसरा जेबी वॉटसन ने, तीसरा जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट ने, चौथा स्किनर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट ने। इसको कैसे याद रख सकते हैं? जब भी किसी इंसान की दैहिक यानी मृत्यु हो जाती है, तो उसे इस दुनिया से पोट कर दिया जाता है। यानी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो पोट हो जाता है। अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? पहला है वुडवर्थ ने, दूसरा रॉस टेलर ने, तीसरा एनास्टसी ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉस ने। रॉस टेलर का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा जो लोग क्रिकेट देखते हैं। रॉस टेलर हैं बाहरी शक्ति। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। अगला है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है?
पहला है भूख, दूसरा पुरस्कार, तीसरा रुचि, चौथा विश्राम। अर्जित प्रेरक होता है जो इंसान स्वयं से उत्पन्न करता है। भूख स्वयं से उत्पन्न नहीं कर सकता, उसे जब लगती है वो स्वयं से लगती है। और विश्राम भी स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता है, नींद उसे अपने टाइम पर ही आती है। इस प्रश्न का सही जवाब आयोग ने पुरस्कार और रुचि माना था। रुचि इंसान अपने हिसाब से प्रेरित कर सकता है और पुरस्कार भी। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संप्रत्य विकसित किया। पहला है विनय ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटेल ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, टर्मन ने दिया था बुद्धि लब्धि संप्रत्य। इसको याद रखने का तरीका है, आपकी बुद्धि अगर अच्छी होगी तो आपका मन भी सही होगा, और बुद्धि सही नहीं होगी तो मन भी सही नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहला है मनन ने, दूसरा सैडल ने, तीसरा हिप्पोक्रेटस ने, चौथा कैटेल ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस ने। लोगों का वर्गीकरण करके कहते हैं कैसी हिप्पोक्रेसी है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है। पहला ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान, दूसरा क्रियात्मक अनुसंधान, तीसरा सामाजिक अनुसंधान। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा है, पहला मुरे की, दूसरा एडलर की, तीसरा क्रोवाक्रो की, या जेवी वॉटसन की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एडलर की। मुझे इस प्रश्न को याद रखने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि आज के समय में यूट्यूब पर बड़े ऐड आते हैं। और अब कौन सी सदी चल रही है? 20वीं सदी। 20वीं सदी किसकी सदी है? एडलर की, यानी एड की। तो बालक की सदी है, ये किसने कहा था? एडलर ने। अगला प्रश्न है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। पहला है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा सूझ का सिद्धांत, तीसरा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, चौथा अनुबंधन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूझ का सिद्धांत। अगर आपका सूझ का सिद्धांत सही है तो आप अचानक समस्याओं को सही से हल कर सकते हैं, यानी अचानक समस्या आने पर आप अपनी सूझबूझ से उसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेरिडिथ के अनुसार अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं। पहला है कम स्वस्थ एवं विकसित, दूसरा अधिक स्वस्थ एवं विकसित, तीसरा अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, चौथा स्वस्थ नहीं पर विकसित। जो सामाजिक तौर पर ऊंचे परिवारों के बच्चे होते हैं वो हमेशा अधिक विकसित और अधिक स्वस्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा डिस्कैल्कुलिया, तीसरा डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव, अतिसक्रियता विकार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। हमने हमारी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है लक्स साबुन। लक्स साबुन में लक्स लिखा रहता है LUX, और इसको देखने में लगता है लुक्स जैसा, लेकिन हम पढ़ते इसे लक्स हैं। यानी पढ़ने में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम जरूर होती है, और पढ़ने संबंधी लक्स से याद रख लीजिए लेक्सिया। अगला प्रश्न है, अमूर्खता बहिर्मूर्खता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया। पहला है हैंस आइसेक के द्वारा, IRB कैटल के द्वारा, गॉर्डन अल्पोर्ट के द्वारा, कार्ल रॉजर्स के द्वारा। अल्पोर्ट के द्वारा आदमी दैहिक यानी मर जाता है, इस दुनिया से पोट कर जाता है, तो दैहिक संबंधित था अल्पोर्ट से।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैन आई शेक से। इस प्रश्न को कैसे याद रख सकते हैं? मूर्खता दोनों में दे रखी है और आइस सबको पता है किसे कहते हैं, बर्फ को। और बर्फ को सेकना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। सेकने का मतलब होता है गर्म करना और आइस को गर्म करना यानी मूर्खता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? इनमें से कौन सा शिक्षक का कार्य नहीं है? पहला है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना। दूसरा, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना। आपको इसका सही जवाब बहुत आसानी से मिल गया होगा। शिक्षक को ट्यूशन नहीं देना है, ये आरटीई अधिनियम 2009 कहता है। शिक्षक को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। तीसरा चेक कर लीजिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोधन प्रदान करना चाहिए। 20 का सही जवाब है, ये शिक्षक का कार्य नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी आरटीई 2009 इस बात को कहता है। अगला प्रश्न है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से ये किस चरण का है? पहला है साकार संचालन का, पूर्व संचालन का, औपचारिक संचालन का या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रक्रिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की यानी पूर्व संचालन की। ये होती है 2 से 7 वर्ष के बीच। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन हैं? पहला है वाइगोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिने, गार्डनर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गार्डनर हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक। इसको कैसे याद रख सकते हैं? बहु होती है नर की, नर यानी मनुष्य। बहु होती है पुरुष की, पुरुष कहते हैं नर को। अब यहाँ भी नर दे रखा है तो आप कैसे कंफ्यूज तो नहीं होंगे, हम बता देते हैं। ब्रू से याद रख लीजिए, बुरे नर की बहु नहीं होती और गॉड यानी अच्छे नर की बीवी होती है। बहु से नर याद रख लीजिए, गार्डनर। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसके लिए हमें कोई ट्रिक नहीं सूझी। अगर आपको लगता है इसकी ये ट्रिक अच्छी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और शास्त्री जी के पांव लागने हैं, पावलाव। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। पहला है द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। दो चीज विपरीत आमने सामने होती हैं तो हमेशा द्वंद्व होता है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त है? पहला है तेजी से सीखने वालों के लिए, धीमे सीखने वालों के लिए, रचनात्मक से सीखने वालों के लिए या प्रतिभाशाली बालकों के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धीमे सीखने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। जब बच्चा कोई चीज़ सीख नहीं पाता है यानी सीखने में कठिनाई होती है उसे, तो वहाँ उपचारात्मक शिक्षण होता है। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। पहला है 1:25:1, 35:1, 40:1 या 30:1। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी समान बालकों में विकास का क्रम एक समान सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है?
पहला है सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। जब विकास एक सा रहता है तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बुद्धि लब्धि दी थी टर्मन ने, यानी बुद्धि अच्छी होगी तो मन अच्छा होगा, तो ये दी थी टर्मन ने। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में से कौन सी आयु वास्तविक आयु नीचे रखनी है या मानसिक आयु, क्योंकि सूत्र होता है इस तरह का, एक जगह आती है वास्तविक आयु, एक जगह आती है मानसिक आयु, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी रखें। अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जो वास्तविक चीज़ें होती हैं वो हम अपने मन के अंदर रखते हैं, यानी अंदर मतलब नीचे, तो जो वास्तविक आयु है वो नीचे रखी जाएगी और मानसिक आयु ऊपर गुणा में 100। अब आप देख लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 120। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। पहला है शिक्षकों का प्रशिक्षण करना, कक्षा कक्ष में अधिगम करना। तीसरा है बालक के चिंतन का गणितीकरण करना या गणित की विषय वस्तु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। पहला है 30 घंटे, 56 घंटे, 45 घंटे या 70 घंटे। ये प्रश्न हर वर्ष लगातार पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 45 घंटे। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जा सकता है। पहला है क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या वर्णनात्मक अनुसंधान। आपके में दे रखा है क्रियात्मक अनुसंधान, ये अलग से टॉपिक दे रखा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सीखना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रियात्मक प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये दिया था बीएफ स्किनर ने। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे, ये हम गारंटी पहले से ले लेते हैं। इसको याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है, बीएफ जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो कोई ना कोई क्रिया जरूर होती है। बीएफ गर्लफ्रेंड से मिलेगा तो क्रिया जरूर होगी। अब आप बता दीजिए, आप जीवन भर नहीं भूलोगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पहला है स्किनर ने, दूसरा पावलाव ने, तीसरा थॉर्नडाइक ने, चौथा कोहलर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पावलाव ने। कंडीशनिंग पावलाव ने। एक चीज़ और समझ लीजिए, पाए लागते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और लाव से याद रख लीजिए लॉक, और लॉक होता है जब कंडीशन होती है तब लॉक भी होता है। तो अब इसको दो चीज़ में याद रखना है, पाए लागू और लॉक। लॉक होगा कंडीशनिंग के लिए और पाए लागू होगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। पहला है 86वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 86वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 2002 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। पहला ही कथन गलत है।
प्रत्येक बच्चा हमारे लिए खास होता है। ये एक शिक्षक का दायित्व होता है समझना कि प्रत्येक बच्चा खास है। दूसरा, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यालय के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, ये बिल्कुल सही है। एक समस्या दूसरे को प्रभावित कर सकती है, ये बिल्कुल सही कथन है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें गलत है केवल ए, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, बिल्कुल सही कथन है। छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, ये भी बिल्कुल सही कथन है। छात्र एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, ये गलत कथन है। समझने के लिए कि छात्र सीखने में असमर्थ या समर्थ क्यों हो रहे हैं, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि छात्र कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे, इस बात का ध्यान रखने के लिए। अगला है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने संबंधी, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। एक चीज़ देख लीजिए, गणित में अच्छा है तो गणित संबंधी विकार नहीं होगा, लिखने में अच्छा है तो लेखन संबंधी विकार अच्छा नहीं होगा, और वो बोल भी अच्छे से लेता है, यानी बोलने संबंधी भी विकार नहीं होगा। वो केवल पढ़ने में दिक्कत पैदा होती है उसे, तो उसके अंदर डिसलेक्सिया होगा, पढ़ने संबंधी विकार। यहाँ आपको डिसकैलकुलिया दिखाई दे रहा होगा, गणित से संबंधी विकार। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर काम करता है गणित का, और कैलकुलेटर से याद रख लीजिए कैलकुलिया। और डिसलेक्सिया हमने आपको बता ही दिया, डिसग्राफिया। और देख लीजिए, आपने ग्राफ देखा ही होगा, ग्राफ के अंदर होती हैं बहुत सारी लाइनें, और लाइनें आती हैं लिखने के अंदर, यानी ग्राफिया से याद रख लीजिए, ग्राफ से ग्राफिया, और लिखने संबंधी विकार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।